अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हम अपने इस वीडियो में शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से जो आपका एंट्री टेस्ट होने जा रहा है, हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस टेस्ट की थोड़ी सी बेसिक्स में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पहले क्लियर कर देती हूँ। इसमें आपके 70 मार्क्स एमसीक्यूज होते हैं, 70 एमसीक्यूज होते हैं। पर एमसीक्यूज जो है वो आपका 1 मार्क का होगा। ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो होगा 90 मिनट्स का टाइम होगा। ये हमारा पास्ट पेपर है जिसको हम डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में मैं इसके एमसीक्यूज आपको कवर करवाऊंगी। अच्छा, जो आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, किसमें जो है वो थोड़े कम एमसीक्यूज जिस बुक से रिलेटेड आपके आते हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो आपका इंग्लिश है ना, जो इंग्लिश ग्रामर है आपकी, वो आपके इंग्लिश से में 1 to 35 मार्क्स के जो 35 एमसीक्यूज हैं वो आपकी इंग्लिश ग्रामर में से हैं। मीन्स आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर पे जो है ना वो फोकस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो आपका टेस्ट क्लियर ज्यादा चांसेस है। मैथ्स जो है वो आपके 15 एमसीक्यूज होंगे, 15 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 15 एमसीक्यूज होंगे। बायो के सब्जेक्ट से आपके 10 एमसीक्यूज आएंगे, केमिस्ट्री के 4 एंड फिजिक्स के 2 और 3। ये आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। मीन्स देखिए, इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपकी ज्यादा मार्क्स की आ रही है। 1 by 1 हम अपना पास्ट पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं, अपने एमसीक्यूज देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हमारा जो चैनल है हमारा एस लर्निंग हब, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके टेस्ट से रिलेटेड जो भी हमारे पास अपडेट्स होंगी, जो भी न्यू लेक्चर्स होंगे वो आपको मिलते रहे और आपकी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन हो सके। ओके, फर्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलेक्टिव नाउन? इन जो ऑप्शंस हैं आपके पास, मैचेस, स्टार्स, फ्लॉक एंड लॉक, इनमें से आपने बताना है कौन सा जो है वो है कोलेक्टिव नाउन। अब फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कोलेक्टिव नाउन क्या है। डेफिनेशन देखते हैं। कोलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। कोलेक्टिव नाउन ऐसा वर्ड होता है जो हम यूज करते हैं जिसमें हम किसी चीज के ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लॉक, बंच, क्राउड। आप क्राउड देखें तो ग्रुप ऑफ पीपल को क्राउड बोलते हैं। बंच क्या है? बंच मीन्स गुच्छा। किसी चीज का जब बंच है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स का है, तो वो उसमें कंबाइन हुए हुए है ना। नेक्स्ट है फ्लॉक। फ्लॉक जो है वो हम कहते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड्स को, ठीक है। तो आप देखें ग्रुप आपका आ रहा है, पीपल की मैंने एग्जांपल भी आपको दे दी है, फ्रूट की दे दी और बर्ड्स की, एनिमल्स की आपको दे दी। अब हम अपने एमसीक्यूज पे देखते हैं कौन सा कलेक्टिव वर्ड नाउन क्या है। ग्रुप ऑफ पीपल नाउन, और ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और बर्ड्स कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए अपने एमसीक्यूज पे आए, मैचेस, स्टार्स, फ्लॉक एंड लॉक। तो फ्लॉक जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज फ्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, इसलिए फ्लॉक जो है वो कलेक्टिव नाउन है। क्लियर हो गया आपको। सेकंड पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप क्या होते हैं, डेफिनेशन पे आए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेसेस इमोशंस, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है कि आप कोई खुश है, कोई सैड है, तो जो आपके इमोशंस होंगे, जो आपकी फीलिंग्स होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ना वो उनको आप टच नहीं कर सकते हो फिजिकली, ना ही आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हो कि कोई बंदा इतना खुश है, तो वो हम ये बोल रहे होते हैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम उसको मेजरमेंट उसकी नहीं कर सकते, ना हम उसको टच कर सकते हैं। कोई इंसान गुस्से में है तो हम फील कर सकते हैं कि हाँ वो इतना शदीद गुस्से में है, बट हम उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं। अब हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं कि एब्स्ट्रैक्टेड नाउन इमोशंस से रिलेटेड होते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है। चेयर, थिंक, आइडल एंड आइडिया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, आइडिया, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम आइडिया, जो भी हम आइडिया किसी को अपना दे रहे हैं, हम उसे मेजर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और हम उसको टच भी नहीं कर सकते हैं। तो दिस वन इज दी, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव। आपने अपना एडजेक्टिव क्या है उसको क्लियर करना है। सबसे फर्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन क्या होता है? नाउन ये होता है कि हमारे जो भी नेम होते हैं किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का, वो नाउन है।
और प्रोनाउन क्या है? जो नाउन को रिप्लेस करके हम जो वर्ड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉय है तो हम उसका नेम से रिप्लेस करके हम ही पुट कर लेते हैं, तो वो प्रोनाउन है। एडजेक्टिव जो है वो उस नाउन और प्रोनाउन को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है। एक्सप्लेन कर रहा होगा वो किसी क्वालिटी से, क्वांटिटी से, साइज, शेप से या कलर से। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं फ्लावर। फ्लावर जो है वो अब नाउन है, ठीक है, एक चीज का नाम है ना, कॉमन नाउन और उसके बाद प्रॉपर नाउन, आपने डेफिनेशन उनकी टाइप्स पढ़ी होंगी। अच्छा, नाउन को एडजेक्टिव जो है वो और ज्यादा एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दी फ्लावर की। अब फ्लावर हम कह दें अगर ब्यूटीफुल फ्लावर या रेड फ्लावर, अगर रेड भी देखें, कलर्स का मैंने ऑप्शन भी दिया कि कलर से भी हम एक चीज को, नाउन को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया एप्पल। एप्पल क्या है? नाउन है। आपने साथ बोल दिया 20 एप्पल्स, तो जो 20 है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो भी एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। अब हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। फ्रीडम, लिबर्टी, हैंडसम एंड मेमोरी। अब यहाँ देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एडजेक्टिव है, हैंडसम। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिख दिया बॉय, बॉय क्या है? नाउन है। तो बॉय के साथ जब आपने पुट कर दिया हैंडसम, तो उसने नाउन को और ज्यादा से एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है? फर्स्ट हमें इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। इंटरजेक्शन है आपका, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शोज स्पोंटेनियस फीलिंग्स और इमोशंस। इंटरजेक्शन आपके वो वर्ड्स होते हैं जो आप बहुत अचानक से किसी भी फीलिंग या इमोशंस को शो करने के लिए बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी कोई भी चीज जो है, कोई भी बात जो है वो अफसोसनाक, कोई बुरी खबर आ गई तो हम कहते हैं ओहो ऐसे हो गया, ठीक है। ये जो वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी टीम ने मैच जीत लिया तो हम कहते हैं पाकिस्तान वन द मैच, तो हम वर्ड बोल देते हैं हुर्रा। तो ये वर्ड्स जो होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। अब हम लिखते हैं हुर्रा, आई वन द मैच, ठीक। तो ये जो वर्ड हम बोलते हैं ना, ये आपका इंटरजेक्शन होता है। ये हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, अब अपने हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। फॉरगेट, बीगेट, आउच, दस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये वर्ड हम बोलते हैं अपने किसी भी अफसोस की बात हो या चोट लग जाती है हमें, तो हम कहते हैं आउच, ठीक है, कि ये लग गया मुझे। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये वर्ड्स हमारे निकल जाते हैं। तो इन वर्ड्स को जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं हमारी फीलिंग्स को, इनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। एडवर्ब। अब हम फर्स्ट एडवर्ब को एक्सप्लेन करते हैं कि एडवर्ब क्या है। अपनी डेफिनेशन पे आए। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइड अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन एनी सेंटेंस। अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब आपका एक ऐसा वर्ड होता है जो आपके वर्ब, एडजेक्टिव को और ज्यादा से एक्सप्लेन कर देता है, मॉडिफाइड कर देता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म rang loudly। अब देखिए यहां तक आपका सेंटेंस भी कंप्लीट हो सकता था, दी अलार्म रैंग, ठीक है, बट लाउडली ने इस वर्ब को क्या कर दिया और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपका एडवर्ब। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखिए आप। समटाइम्स ही प्ले क्रिकेट। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, ही प्ले क्रिकेट, बट हम अपने इसको क्या कर रहे हैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, समटाइम्स। तो ये आपके क्या है? एडवर्ब। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ब। आपने वर्ब हमने एक्सप्लेन करना है, तो फर्स्ट हम वर्ब को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वर्ब हमारा क्या होता है। द वर्ड विच शोज द एक्शन, वो वर्ड्स जो आपके एक्शन को, आपके काम को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, गो, ईट, स्लीप, प्ले, लॉफ, ठीक है। यह वो वर्ड्स हैं जो आपके एक्शंस को शो करते हैं। हाँ जी, जो आपके एक्शंस को हमें बताते हैं कि ये काम हो रहा है। अब यहाँ पे अपने एमसीक्यूज पे चलते हैं। फर्स्ट है आपका डेरेंट, डेयर, डियर, डियर। देखिए अब प्रोनाउंस सब वर्ड सेम कर रहे हैं, बट आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। डियर तो
एनिमल है, वो तो एक्शन उसमें तो आप शो कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता आपका। अच्छा, ये डियर हम वर्ड यूज करते हैं कि जो हमें कोई हमें बहुत प्यारा लग रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं डियर। फॉर एग्जाम्पल डियर फ्रेंड या डियर सिस्टर या नेम के साथ हम कर लेते हैं, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी तो कुछ एक्शन नहीं है हमारा। उसके बाद है डेरेंट, ये तो वर्ब है ही, ठीक है। डेरेंट भी जो है वो आपका अच्छा, फर्स्ट तो इसके स्पेलिंग ही डेरेंट के गलत है, ये भी स्किप हो गया। डेयर क्या है? डेयर हम देते हैं ना, किसी को डेयर दे देते हैं कि उसको चैलेंज दे देते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या है? चैलेंज देना, वो एक एक्शन में आ रहा है ना, वो एक्शन प्ले करेगा तभी शो करेगा, तो वो आपका वर्ब शो होगा। तो डेयर जो है ऑप्शन नंबर बी वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, वो वर्ब है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Concrete noun are physical things that can be seen, touched or heard. Concrete noun वो things होती हैं जिनको आप फिजिकली देख सकते हो या टच कर सकते हो या सुन सकते हो, वो आपकी concrete noun है। फॉर एग्जाम्पल टेबल, बुक, पेन, टीवी, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। इनमें से concrete noun हमारी कौन सी है जिसको हम टच कर सकते हैं? आइडिया, लव, ब्यूटी और पेन। ना आप आइडिया टच कर सकते हो, ना लव को, ना ब्यूटी को, एंड पेन। पेन इज द कंक्रीट नाउन, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है, सेकंड भी होता है और फिर थर्ड भी होता है। आपने इनमें से बताना है कि आपका थर्ड वन कौन सा है। हम फर्स्ट सेकंड भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगर आपके एमसीक्यूज में आपसे फर्स्ट और सेकंड पूछा जाए तो वो आप भी आपको क्लियर हो। अच्छा, फर्स्ट आपका जो फर्स्ट पर्सन होता है आपका, वो आपका होता है स्पीकर, ठीक है, जो बात कर रहा होता है वो आपका होता है फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अब उसमें सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे, इसी तरह सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे, एंड देन थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल होंगे। फर्स्ट पर्सन के पहले हम सिंगुलर प्लूरल देख रहे हैं। फर्स्ट पर्सन होता वो है जो स्पीकर, जो बात करने वाला होता है, वो आपका होता है स्पीकर। सेकंड पर्सन आपका होता है लिसनर, जो आपकी बात सुन रहा होता है, एंड थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं। स्पोकन अबाउट लिख लेते हैं हम, जिसके बारे में आप बात करें वो आपका है थर्ड पर्सन। ये क्लियर हो गए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इनमें सिंगुलर और प्लूरल हम देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आपका क्या होता है? आई और वी, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ, सिंगुलर हूँ, हम बात कर रहे हैं, वो प्लूरल में आ गया, बट दोनों हैं फर्स्ट पर्सन में, सिंगुलर एंड देन प्लूरल। अच्छा, अब सेकंड पर्सन होता है लिसनर, सुनने वाला होता है। अब वो क्या होता है? उसमें यू होता है, ठीक है, उसमें सिंगुलर भी आपका यू होता है, और अगर ज्यादा लोग आपकी बात सुन रहे हैं देन आप तभी यू वर्ड ही यूज करोगे। अब थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा एमसीक्यूज भी है। थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। उसमें अब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो या तो ही होगा और या वो शी होगा। अच्छा, अब ये तो हो गया सिंगुलर। अब प्लूरल थर्ड पर्सन क्या होगा? दे। अगर आप ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपका प्लूरल थर्ड पर्सन क्या होगा? दे होगा। अच्छा, अब हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। आपका ऑप्शन है दे, यू, वी और ही जो था वो हमने बोला था कि वो सेकंड पर्सन का सिंगुलर था, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल था, बी सेकंड पर्सन का प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल था, और दे जो है वो आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल है। अब आपने सिंगुलर शो करना है तो आपका जो ही है थर्ड पर्सन का सिंगुलर आपने शो करना है, तो जो आपका ही है वो आपका सिंगुलर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रपोजिशन ऑफ टाइम। आपके डिफरेंट प्रपोजिशंस होते हैं, बट यहाँ आपको प्रपोजिशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग आपने इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ये आपके डिफरेंट 4 to 5 एमसीक्यूज हैं, इसलिए प्रपोजिशन ऑफ टाइम से रिलेटेड है। हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम आपके क्या क्या होती है। आपके स्टूडेंट्स प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंस, कि कब क्या हुआ था,
अब preposition of time आपके कौन कौन से हैं? आपका preposition of time है, फर्स्ट है in, नेक्स्ट है आपका on एंड देन इज at। ये आपके 3 prepositions हैं जो टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। अब इनमें से कोई भी आपके ऑप्शंस में आ सकते हैं, सेंटेंस चेंज हो सकता है, इसलिए मैं आपको तीनों क्लियर कर रही हूँ ताकि कोई और भी आपका सेंटेंस preposition of time से रिलेटेड एमसीक्यूज आए तो आप कर सकें। अच्छा, फर्स्ट हम देखते हैं कि आपका इन कहाँ पे यूज होता है। जब आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अब देखिए टाइम से रिलेटेड ही होंगे, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका होगा, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप शो करेंगे आप अपने आपके सेंटेंस में, तो आप वर्ड यूज करोगे इन का preposition यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मंथ, ईयर और सेंचुरीज। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ द डे के लिए भी आपका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके डे के पार्ट्स कौन से होते हैं? मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून। इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं इनका preposition। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज बॉर्न, क्या preposition आएगा? देखिए मंथ यूज हो रहा है, मंथ के लिए हमने क्या preposition यूज करना है? इन। She moved to America in 2015। अब देखिए ईयर के लिए आपका यूज हो रहा है तो आपने यूज कर लिया इन, ठीक है। मंथ, ईयर और सेंचुरीज और पार्ट्स ऑफ द डे के लिए आप अपना इन preposition अकॉर्डिंग टू टाइम आप अपना यूज कर लेते हो। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ऑन preposition पे। ये भी टाइम पे यूज करते हैं। ये कौन से टाइम पे कब यूज कर रहे हैं? जब आपके पास स्पेसिफिक डेज और डेट मेंशन होगी, ठीक है, आपके खास दिन और डेट बता दी गई है। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज बॉर्न डैश मंडे, तो आप क्या यूज करेंगे? ऑन, बिकॉज आपको एक स्पेसिफिक डे बता दिया गया है। We have an exam dash 5th May। अब आपको फिक्स डेट बता दी गई है तो आप यूज करोगे ऑन preposition of time यूज करोगे। नेक्स्ट आपका preposition अकॉर्डिंग टू टाइम है at preposition of time यूज करोगे। नेक्स्ट आपका preposition अकॉर्डिंग टू टाइम है at आपने कब यूज करना है? जब आपको स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल द ट्रेन अराइव्स एट 5 o'clock। नेक्स्ट है शी विल मीट यू एट लंच टाइम। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया है कि लंच टाइम पे मिलेगा, तो अब आप क्या है एट आपने यूज कर लिया। ये आपके preposition ऑफ टाइम। तो हम अपने एमसीक्यूज पे आते हैं कि आपका एमसीक्यूज किस रिलेटेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ preposition ऑफ टाइम। preposition ऑफ टाइम कौन कौन से है? इन, ऑन और एट है। यहाँ पे उन्होंने सेंटेंस आपको नहीं दिया गया, पूछा है कि इनमें से कौन सा preposition ऑफ टाइम है? एट, टू, इनटू और अप। एट ये आपका preposition ऑफ टाइम है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपका एमसीक्यूज नंबर 10। आई सॉ डैश विच कुड नॉट सा। तो आपका वर्ड क्या आएगा? आपका आर्टिकल्स। अच्छा, इसमें आर्टिकल्स आपने यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपने आर्टिकल्स यूज करने हैं, ठीक है। अब आपके आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आपके होते हैं ए, एन और डी हम यूज करते हैं। अब ये हम कब कब यूज करते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो आर्टिकल ए है, जो ए आर्टिकल है वो आप यूज करते हो जब आपका नाउन जो है वो यूज हो रहा होता है। नाउन
बिफोर नाउन स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट। ठीक है, आपका जो ए आर्टिकल है वो आप यूज करते हो बिफोर नाउन स्टार्टिंग विद कंसोनेंट। अब कंसोनेंट क्या होता है, आपने वॉवल्स आपको याद होंगे, ए ई आई ओ यू हमारे वॉवल्स होती हैं। इन वॉवल्स से अलावा जो आपके अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं वो आपके कंसोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वॉवल से पहले आपने पढ़ा होगा, वॉवल से पहले हम एन वर्ड यूज करते हैं, ए एन एन, बट जो बाकी के आपके अल्फाबेट्स होते हैं उनसे पहले आप ए वर्ड यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल डैश डॉग पेन बॉल। अब देखिए कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है ना, ये वॉवल नहीं है, दैट्स मीन कॉन्सोनेंट है, तो आप उनसे पहले ए यूज करते हैं। ठीक है, एंड जो है वो आप यूज करते हो बिफोर नाउन्स स्टार्टिंग विद वॉवल्स। ठीक है, जो आपके वॉवल्स से यूज हो रहे हो, नाउन स्टार्ट हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, एलिफेंट। ठीक है, तो इनसे पहले आप क्या यूज करते हो, एन वर्ड यूज करते हो। अच्छा, दी जो है वो आप कब यूज करते हो, आप ये यूज करते हो जब भी आपका कोई भी नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या यूनिवर्सली नोन है। एक स्पेशल एक वर्ड है, तभी आप उसके लिए स्पेसिफिक चीज के लिए भी करते हो या यूनिवर्सली नोन के लिए भी यूज करते हो। स्पेसिफिक करते हैं अपने स्पेसिफिक और यूनिवर्सली के लिए। अब हम अपने एमसीक्यूज पे आते हैं कि जो हमारे आर्टिकल्स ए एन और डी हैं वो कब कहाँ हमारे किस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। आपका जो एमसीक्यूज नंबर 10 है इसमें हमने आर्टिकल यूज करना है आई सा डैश विच कुड नॉट सा। तो आपका देखिए कंसोनेंट यूज हुआ है, कंसोनेंट से पहले हम ए यूज करते हैं, ये हमने अपने डिस्कस कर लिया था। सन इज डैश सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब देखिए सन जो है वो क्या है, वो आपका स्पेसिफिक और यूनिवर्सली नोन है ना सन, इस वजह से आप इसमें क्या पुट करोगे, डी पुट करोगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अच्छा, आपका अब ऑप्शन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर माई हेल्दी लाइफ आई नीड ड्रिंक डैश वाटर डेली। अब यहाँ पर आपका ना ए यूज हो सकता है, ना एन और ना दी, आपने पुट करना है सम। फॉर मैनी हेल्दी लाइफ आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर डेली, कुछ ना कुछ मुझे पानी डेली पीना चाहिए। पाकिस्तान इज डैश द रिचेस्ट कंट्री। अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान क्या है, स्पेसिफिक और यूनिवर्सली नोन है, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट नाम है, तो आप इसमें ऑप्शन नंबर सी इज दी वो आप वर्ड यूज करेंगे। पाकिस्तान इज द रिचेस्ट कंट्री रिगार्डिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ माई मेनी फ्रेंड्स दैट फेमस फॉर हिज पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म। अब यहाँ देखें, यहाँ आपका वन ऑफ माई आपका सिंगुलर में आ रहा है वन, तो सिंगुलर चीज के लिए आप क्या चीज यूज करते हैं, इज आप यूज करते हैं। आई के साथ आपका एम यूज होता है, प्लूरल के साथ आपका आर यूज होता है, और पास्ट टेंस में प्लूरल के साथ आपका वर यूज होता है। तो प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए आपका इज यूज होता है, तो आप लिखेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज फेमस फॉर हिज पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म। मेरी फ्रेंड्स में से एक जो है वो फेमस है। नेक्स्ट वन इज बंच ऑफ कीज डैश लेफ्ट ऑन दी टेबल। अब यहाँ देखिए आपका बंच ऑफ कीज जो है वो बंच जो है वो किस, बंच ऑफ कीज डैश लेफ्ट ऑन दी टेबल। अब आपका बंच जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है और ये आपका सिंगुलर यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, बंच आप वैसे तो आपको लग रहा होगा कि गुच्छा है तो वो कीज है, लेकिन एक है ना, ठीक है, एक गुच्छा है ना, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि ये आपका सिंगुलर यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसके लिए आपका यहाँ पर वॉज यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 6 है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश टू अटेम्प्ट द एग्जाम। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश टू अटेम्प्ट द एग्जाम्स। इसमें आपका ऑप्शंस हैं हैव, हैज, of the students dash to attempt the exams। आपके ऑप्शन है हैव, हैज, आर एंड वर। अब यहाँ देखिए अटेम्प्ट द एग्जाम, उन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया था,
अब यहाँ पर हर ईच जो है वो आपका सिंगुलर को शो कर रहा है, और सिंगुलर के लिए आप हैज यूज करते हो, हैव आपका प्लूरल के लिए यूज होता है, आर भी आपका प्लूरल के लिए होता है, वर भी आपका प्लूरल के लिए यूज होता है। बट जो आपका ईच यहाँ पे सिंगुलर को शो कर रहा है हर स्टूडेंट ने, तो हर जो है वो आपका सिंगुलर को यूज करते हुए शो करते हुए आपका हैज जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मेनी ऑफ माई फेलोज डैश गुड एटीट्यूड्स। अब इसमें मैनी मीन ज्यादा, मैनी जो है वो आपके प्लूरल को शो कर रहा है और प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, तो मैनी प्लूरल के लिए आपका आर आ जाएगा। मैनी ऑफ माई फेलोज आर गुड एटीट्यूड्स, तो प्लूरल के लिए आपने आर, सिंगुलर के लिए इज होता है। क्वेश्चन नंबर डी 18, बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स डैश टू पार्टिसिपेट एक्टिवली फॉर लर्निंग। इसमें आपका बोथ और एंड ये दोनों वर्ड आपके प्लूरल शो हो रहे हैं। इन प्लूरल शो होने की वजह से यहाँ पर आपका हैव जो है वो प्लूरल है, हैज भी आपका सिंगुलर है, वॉज आपका सिंगुलर पास्ट में है, और इस जो है वो सिंगुलर प्रेजेंट में है। तो आपका हैव जो है वो आपका सिर्फ प्लूरल में शो कर रहा है, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन में बोथ देखे प्लूरल ना, बोथ मीन्स दोनों, तो बोथ जो आपका वर्ड है वो आपका प्लूरल को शो कर रहा है, प्लूरल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैव है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिमम ऑफ बेनाल। अब और एंटोनिमम में आपने ऑपोजिट बताने होते हैं। आपका जो वर्ड है बेनाल, जो वर्ड है बेनाल, इसके मीनिंग है आपके कॉमन और ऑर्डिनरी। इसके आपकी मीनिंग होता है कॉमन, ऑर्डिनरी। अब इसका यहाँ पर ऑपोजिट आपको क्या लग रहा है? सिंसियर, वेल्दी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ट्रस्टवर्दी। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके एमसीक्यूज देखें। आपके जो अंडरलाइन वर्ड है इनकी आपने बेस्ट ऑप्शन शो करना है कि ये इसके मीनिंग जो है वो कौन से एमसीक्यूज के साथ अच्छे शो हो रहे हैं। He cannot be pushed an inch for he is determined man। अब बस्ट का आपका मीन है कैन नॉट बी मूव्ड और पुश्ड, कैन नॉट बी मूव्ड और पुश्ड। तो अब आपका जो है वो यहाँ पे रिमूव्ड, अट्रैक्टेड, पुश्ड और डिसीव्ड, तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ही कैन नॉट बी पुश्ड एन इंच फॉर ही इज अ डिटरमाइंड मैन। She always adores her elders because they are a ray of hope for her in crisis। अब adores जो मीन है वो आपका आ रहा है means to love deeply और respect greatly। इसका adore का मीन आपका आ रहा है love deeply और respect greatly, कि वो बहुत ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो इसका आपका ऑपोजिट क्या आएगा? डियर्स, नेग्लेक्ट्स, ओवरलुक, लव्स। तो वो क्या हो रहा है? अगर वो बहुत ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है या प्यार कर रहा है तो वो उसको क्या कर रहा है? उसका ऑपोजिट होगा नेग्लेक्ट, मतलब उस पर तवज्जो नहीं देना या उसको इग्नोर कर देना। तो इसका नेग्लेक्ट जो ऑप्शन नंबर बी है वो उसका बेस्ट ऑप्शन है। नेग्लेक्ट मीन पे नो अटेंशन, इग्नोर कर देना। नेक्स्ट है आपका देयर इज अ चोज इन द रीजन ड्यू टू द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। आपका चोज का मीन जो है वो है कंप्लीटली कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। तो आपका डिसऑर्डर हो रहा है तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा? ऑर्डर। एक चीज जो है वो आगे पीछे है, सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, डिसऑर्डर सीक्वेंस में नहीं है और आपका उसका ऑपोजिट आ जाएगा ऑर्डर, मीन्स के सीक्वेंस में है। The workers asphyxiate due to the cynical attitude of their bosses and not because of the work। अच्छा, इस आपके जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मीनिंग ये है सफोकेट, मीन्स इरिटेट होना। तो आपका इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा आपका इनकरेज्ड। इसका ऑप्शन डी आपका हो सकता है चीयर्ड, कि मतलब अगर एक जो है वो बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रहा है, अनएबल टू ब्रीथ, नॉट मीन के वो जो है वो सांस लेने में उनको मुश्किल हो रहा है। इसका मीन ये है कि आप
उनको वैसे वो इरिटेट हो रहे हैं या तंग हैं, वहां पर कंफर्टेबल नहीं है, तो इसका ऑपोजिट होगा चीयर, कि मीन्स कंफर्टेबल होना, इंजॉय करना, रिलैक्स रहना। तो इसका ऑपोजिट होगा ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। द एमसीक्यूज है अ स्लैप ऑन द रिस्ट मीन्स, अ स्लैप, ये अब देखिए इडियम्स चल रहे हैं। इडियम्स मीन्स के मुहावरे। अब मुहावरे की एज इट इज मीनिंग वो नहीं होता कि जो हम पढ़ रहे होते हैं, ये समझ रहे होते हैं। अब यहाँ देखिए स्लैप ऑन द रिस्ट, इसका मीन ये है हार्ड पनिशमेंट, बीटिंग समवन, वार्निंग और स्मॉल पनिशमेंट, मेकिंग समवन सैड। A slap on the wrist means warning और small punishment, किसी को सिर्फ वार्न कर दें या छोटी मोटी किसी को कोई सजा दे दें, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं a slap on the wrist। ये आपका मुहावरा बोला जाता है, इडियम्स बोलते हैं। He is busy with his work, वो अपने काम के साथ मसरूफ है। Ins and out, up to neck, up to the hilt, kith and kin। up to neck means कि बहुत ज्यादा, वेरी बिजी और डीपली इन्वॉल्व इन समथिंग, तो अप टू नेक मीन्स वेरी बिजी। ठीक है, और ये जो आपका लास्ट वन है किथ एंड किन, दैट्स मीन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है इसका, तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तो यहाँ पे बिल्कुल पुट हो ही नहीं सकता, तो अप टू नेक मीन्स कि वेरी बिजी। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब देखिए आपके इंग्लिश ग्रामर के बहुत सब, अभी तक जो हमने 25 एमसीक्यूज भी किए हैं, ये भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ही है। इंग्लिश एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा मार्क्स के हैं, और अभी नेक्स्ट भी हमारे इंग्लिश ग्रामर के ही चल रहे हैं। आपका 26 नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज रिटन इन पैसिव वॉइस, कौन सा इनमें से सेंटेंस है जो आपका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, शी वॉज स्केयर्ड टू डेथ ड्यूरिंग हर इवनिंग वॉक। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब, आपका नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वॉज, तो ये आपका पैसिव में कन्वर्ट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, आपका जो सेंटेंस है इसको पैसिव में कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। आपका एक्टिव क्या है, ही नोज देम सिंस हिज फर्स्ट डे एट स्कूल। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन शो हो रहा है, ही इज नोन बाय। देखिए हेल्पिंग वर्ब आपका यूज हुआ है हिज, और ही के साथ आपका इज ही यूज होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है पैसिव में इसको कन्वर्ट करना है, आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है। शी रीड अ नॉवल लास्ट मंथ। अ नॉवल जो आपका नाउन है वो आपका फर्स्ट पे आ रहा है, अ नॉवल इज बीइंग रेड बाय हर लास्ट मंथ। ठीक है, अ नॉवल इज बीइंग रीड बाय हर लास्ट मंथ, नॉवल आपका स्टार्ट में आ गया, और आपका हेल्पिंग वर्ब नॉवल सिंगुलर है, आपका इज शो हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, अ नॉवल वॉज रेड बाय हर लास्ट मंथ। रीड और रेड जो है वो आपके स्पेलिंग जो है वो सेम लिखे जाते हैं, प्रोनाउंस डिफरेंट करते हैं। फर्स्ट फॉर्म आपका रीड है, और सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है वो आपकी रेड रीड की जाती है, बट स्पेलिंग सेम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 29 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज रिटन इन पैसिव वॉइस। He engaged her in his childhood, he engaged him in her childhood, he has and he was। आपका engaged देखें सेकंड फॉर्म के साथ आ रहा है, मीन्स पास्ट टेंस में आ रहा है। पास्ट टेंस के लिए हम was हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और he के साथ हमारा was यूज होता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस। He is being cheated by his फ्रेंड। आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है।